कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर। तो थोड़ा बहुत तो मैंने कल आप लोगों को ब्रीफ किया था कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनपुट आउटपुट और ये सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा इसके डिटेल में जान लेंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर, देखो कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। फिजिकल पार्ट देखो सिंपली कहते हैं जिसको हम, जिसके अंदर फिजिक्स हो, यानी जिसको हम टच कर सके, जिसको हम फील कर सके, वो सारा हार्डवेयर कहलाता है। या सिंपली हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दोज हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन से all physical part of a computer is known as hardware। जो कंप्यूटर में हमको दिखाई देता है जैसे स्क्रीन है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब कुछ हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है, जहां पर हम काम करते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हार्डवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर के वर्क करने के लिए हमें हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर हार्डवेयर नहीं होगा, जैसे सपोज करो बच्चों कि आपके पास टेलीविजन है, आपने टेलीविजन को ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से लगा दिया, उसको ऑन कर दिया, मगर टीवी में रिचार्ज नहीं, या डिश एंटीना नहीं लगा रखा आपने, क्या टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो डिश एंटीना है या जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, और जो टीवी है वो आपका हार्डवेयर है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो सीपीयू है, मॉनिटर है, स्क्रीन है, ये सब कुछ आपका हार्डवेयर है। जबकि उसमें जो प्रोग्राम होता है, जहां पर हम टाइप करते हैं या जो हम काम करते हैं, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, सो हार्डवेयर, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर की पढ़ाई अलग होती है, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई अलग होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग। देखो जिससे सिंपल है, कंप्यूटर अगर बिगड़ जाए, बिजली का सामान अगर बिगड़ जाए तो उसको बनाने के लिए कोई मिस्त्री चाहिए होता है। तो सिमिलरली we need a hardware engineer to repair a hardware, to look out the technical fault of a hardware. So there is a different stream of hardware जहां पर हम हार्डवेयर या नेटवर्किंग से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, वहां पर सब कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड मिलेगा आपको। सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी कि उस कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ये सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू बिल्ड एनी सॉफ्टवेयर, हाउ टू गिव अ टास्क टू कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। कंप्यूटर से हमको कोई काम कराना है तो ये काम करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर जानना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर हमको काम देगा। जैसे हमको प्रिंटर यूज करना है तो प्रिंटर को यूज करने के लिए प्रिंटर को कुछ कमांड देने पड़ेंगे, तो ये सेट ऑफ कमांड जो है ये सॉफ्टवेयर बनाएगा, हार्डवेयर नहीं बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सॉफ्टवेयर कमांड दे देगा, उसके बाद का काम हार्डवेयर का हो जाएगा। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, तभी कंप्यूटर आपका चलेगा, अदरवाइज कंप्यूटर नहीं चलेगा। नाउ इनपुट, so all those hardwares या all those part of computer which is required to give input या which is required to give instructions to the computer, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। जैसे बच्चों आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो कैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? कैमरे के थ्रू देख पा रहे हैं, वेब कैम के थ्रू देख पा रहे हैं। तो मैं कंप्यूटर के अंदर गया, यानी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आया, कैसे? वेब कैम के थ्रू। तो वेब कैम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट ले रही है, वेब कैम से कुछ बाहर नहीं मिल रहा हमको, अंदर। हाँ, आप मुझे बाहर कैसे देख पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन से आप मुझे देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन क्या है? आउटपुट है।
माउस, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करना है, हमको लिखना है, हमको कुछ भी लिखना है, हमको क्लिक करना है, तो ये हम माउस के थ्रू करते हैं। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सॉफ्टवेयर, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। अभी बच्चों परेशान मत हो कि आप सर बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर को अभी हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि इसके टाइप्स को और ये बाकी चीजों को भी पढ़ना है ना, तो ये सारी चीजें अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। सो इनपुट, इनपुट वो होता है, वो डिवाइसेस होती हैं, वो हार्डवेयर होते हैं जिसका यूज हम करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। देखो जनरली इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी डिवाइस का नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि वो इनपुट है, आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट बोथ है। तो बहुत इजी है बच्चों, आप ये देखो कि उससे हम करते क्या है, उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर उससे हमको रिजल्ट मिल रहा है तो वो आउटपुट है, और अगर आप उसको कुछ बता रहे हैं, इफ यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन देन इट इज इनपुट, इफ यू आर गेटिंग समथिंग देन इट इज आउटपुट। मॉनिटर, मॉनिटर से आपको कुछ सब कुछ मिल रहा है, आप मॉनिटर से कुछ भी बता नहीं सकते कंप्यूटर को। हाँ, स्क्रीन टच मॉनिटर होगा तब आप छूकर बताएंगे, और उसी मॉनिटर से आप देखेंगे भी, तो दोनों काम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं और साथ ही साथ आप बता भी रहे हैं। तब वो मॉनिटर कैसा होगा, इनपुट आउटपुट बोथ मॉनिटर होगा। सो यहां मॉनिटर मैंने लिखा है, ये आउटपुट मॉनिटर है। प्रिंटर, कोई भी चीज मैंने लिख रखी है कंप्यूटर में, वो हमको प्रिंट आउट, यानी इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी, दैट इज प्रिंटर। सिमिलरली सीडी एंड डीवीडी और पेन ड्राइव, ये सब हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है। तो जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है बेटा, वो सारी की सारी डिवाइसेस हमारी इनपुट आउटपुट बोथ होती है, क्योंकि ये डिवाइसेस हम किसी कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं और किसी कंप्यूटर से आउटपुट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपने कहा सर मुझे दे दो, तो मैं कहूंगा सो गो एंड ब्रिंग योर पेन ड्राइव, आप पेन ड्राइव मुझे देंगे। सो वो फाइल मैंने पेन ड्राइव में कॉपी कर दी, यानी वो पेन ड्राइव कंप्यूटर के बाहर अब आ गई पेन ड्राइव में। सो इट इज कमिंग आउट, सो इट इज आउटपुट। द सेम पेन ड्राइव, अभी उसी पेन ड्राइव को ले जाके आपने अपने कंप्यूटर में उसको प्लग इन किया, तो जब आपने कंप्यूटर को में वही पेन ड्राइव प्लग इन की और उस कॉपी को, फाइल को अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर लिया, दैट इज इनपुट। तो वो फाइल आपकी इनपुट हो गई। सो pen drive is used sometime as a hardware, sometime as a input, sometime as a output. Okay, so this is all about hardware. Now coming to the software, what is software? Software क्या होता है? देखो बेटा, इस पे जो नोट्स आपको होंगे, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको सारा वेब नोट्स अवेलेबल होगा। आप वहां से वेबसाइट से मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी चीजों को समझ लें, जो जरूरी लगता है उसको आप लिख भी सकते हैं। रेस्ट नोट्स यू विल गेट फ्रॉम माई वेबसाइट। ओके, माई वेबसाइट यू नो, ututor.in. That is my official website. You can download any content related with this. Okay, coming to the software. Now we have two type of software. One is system software and one is application software. इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया इस एग्जाम्पल है। बच्चे, अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम अब सपोज कर लेते हैं बाइक ले लेते हैं, गाड़ी सभी लोग चलाते हैं ना। अब बाइक ले लिया आपने, सपोज करो बाइक में इंजन है, ठीक है, बाइक में इंजन है, बट बाइक में ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर नहीं है, हॉर्न नहीं है, बैक लाइट नहीं है, फ्रंट लाइट नहीं है, साइड लाइट नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट इंजन है, और इंजन एकदम चालू कंडीशन में है, गुड है, बढ़िया है। तो क्या आप उस गाड़ी को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? इंजन चलेगा, गाड़ी भी चलेगी, बट गाड़ी को रोकना होगा तो अगेन प्रॉब्लम, गाड़ी की स्पीड कम करनी होगी देन अगेन प्रॉब्लम, अगर आपको हॉर्न बजाना होगा तो प्रॉब्लम, रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम, देन मतलब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। गाड़ी चलेगी,
सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, तो मोटर के चलने से ही काम नहीं चलता, उसको ऑपरेट भी करना चाहिए। अच्छा, चलिए इसका उल्टा कर लेते हैं। अब आपके पास एक गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है, मोटर नहीं है, बाकी सब कुछ है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, हेडलाइट है, हॉर्न है, सब कुछ है, बट आपके पास उसमें इंजन नहीं है। अब बताओ, क्या ये गाड़ी बढ़िया है? नहीं, ये गाड़ी अब भी नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इंजन ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो गाड़ी चलने के लिए, किसी भी बाइक को चलाने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। इंजन का भी होना चाहिए, जरूरी है, साथ ही साथ एक्सीलरेटर, ब्रेक, ये सारी चीजें भी जरूरी है, यानी जो गाड़ी की एसेसरीज होती है वो भी जरूरी है। तो सिमिलरली एक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ इज इंपॉर्टेंट। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है? ये सिस्टम को चलाने का काम करता है। ये इंजन को, जैसे गाड़ी को इंजन चलाता है, उसी तरीके से ये कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जैसे कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होता है, स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर की स्टार्ट होने के प्रोसेस में बहुत सारी फाइलें होती हैं जो बूट होती हैं, फिर आपको विंडो स्क्रीन दिखाई देती है, वहां पर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको प्लेटफॉर्म देता है, जो आपको एक एरिया देता है जहां पर आप काम करते हैं। मगर ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। जैसे अगर आपको गाना सुनना है, जैसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको पावर पॉइंट बनाना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो वो सारे काम आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। उन सब काम को करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके काम को करता है। जैसे आपको लेटर लिखना हो गया, आपको कोई चीज लिखनी हो गई, एनीथिंग, ये काम कौन करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेगा। जबकि सिस्टम को चलाने का काम क्या करे, कौन करेगा? विंडोज करेगा। ठीक है, सो मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही जरूरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर सकते। अगर सिर्फ आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर तो ऑन हो जाएगा बेटा, मगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको कोई काम करना, आपको टास्क देखना, आपको वीडियो देखनी है, तो आपको वीएलसी प्लेयर चाहिए, विंडो मीडिया प्लेयर चाहिए। तो वीएलसी प्लेयर क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर क्या है, ये सब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे एंटीवायरस वगैरह है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जो सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सिस्टम को सपोर्ट कराते हैं, हमारे काम को स्मूथ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, चलिए, अब ये ब्रीफिंग हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पे, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे कंप्यूटर कोऑर्डिनेट करता है। मतलब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता होगा ना? तो ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करता है, लेट अस सी, लेट अस मूव। चलिए, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इस डायग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूं, उसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या आउटलाइन डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं। देखिए, ये हमारा सीपीयू। देखिए, मैंने सीपीयू को अभी डिस्कस नहीं किया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना ही सीपीयू ना ही आउटपुट होता है, ना ही इनपुट होता है। सीपीयू ना ही आउटपुट होता है, ना ही इनपुट होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, बीच में काम करने वाली ऐसी यूनिट दैट वर्क इन बिटवीन। किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। सीपीयू में मेमोरी होती है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एंड एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग। इनपुट,
तो जब हम कोई इनपुट देते हैं, whenever we give any input to the computer, where it go, कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है ना? तो सीपीयू में कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है तो कहाँ जाता है? सीपीयू में जब वो जाता है तो वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसे क्या करता है? उसे मेमोरी के पास भेजता है, मेमोरी उसे वापस सीयू के पास भेजती है, फिर वो सीयू से एएलयू पे आता है, एएलयू से सीयू के पास, एंड देन अगेन इट गिव्स आउट एज अ आउटपुट। तो बेटा किसी भी तरीके का हम इनपुट दें अगर कंप्यूटर को, तो वो कहाँ जाएगा? वो सीयू के पास जाएगा, सीयू के बाद से मेमोरी के पास जाएगा, मेमोरी से सीयू, सीयू से एएलयू, एएलयू से सीयू, एंड देन अगेन सीयू टू आउटपुट। तो कोई भी चीज अगर हम देते हैं तो वो इस तरीके से फंक्शन करती है। अगर मैंने लिखा ए तो हमको आउटपुट मिला ए। ए हमने इनपुट कैसे दिया? कीबोर्ड से दिया है ना। हमको कहां आउटपुट मिला? हमको आउटपुट मिला मॉनिटर पे। देखो बेटा, एक कंप्यूटर में देखा जाए तो यही होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, यही होता है ना कंप्यूटर में। आपस में ये सारी चीजें वायर्स के थ्रू जुड़ी होती है। तो ये एक तरीके से जो आपके सामने बना हुआ है, ये कुछ नहीं, ये कंप्यूटर ही बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा था इट्स अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे तो कंट्रोल यूनिट और सीयू एक अलग ब्लॉक में, और एएलयू एक अलग ब्लॉक में नजर आएगा। कोई वर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर सेम। सो इनपुट जब हम देते हैं तो वो कहा जाता है सीयू के पास। अब देखो इसको हम लोग ब्रीफ में देखें कि क्या क्या चीजें हैं। इनपुट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट क्या होता है। अब बची सीपीयू। तो सीपीयू मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है कि व्हाट इज नोन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इवन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी हुई है कि किसको हम ब्रेन कहते हैं। तो सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बीच में काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सीयू, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सॉरी सेंट्रल यूनिट कह रहा हूं, कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट होती है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट। बेटा आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में आप जब जाते हो तो कंप्यूटर की स्पीड होती है, कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है कौन सा कंप्यूटर है। तो आपने अभी सुना होगा i3, i4, i5, सुना है ना। तो ये i3, i4, i5, ये i7 आज की डेट में चल रहा है। तो ये क्या है? ये यही कंट्रोल यूनिट के नाम है। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट यही होता है जो आपका प्रोसेसर होता है, यही कंट्रोल यूनिट होती है। क्योंकि देखो हर चीज, इफ यू आर लुकिंग इनटू द डायग्राम, एवरीथिंग इज जॉइंड विद द कंट्रोल यूनिट। इनपुट, मेमोरी, एएलयू, आउटपुट, सब कुछ कहाँ जुड़ी हुई है? सब कुछ यहाँ बीच में जुड़ी हुई है कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। ये भी नोट करिए, हाँ नोट डाउन, नर्वस सिस्टम। जैसे सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं, उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है। मतलब ये जब इनपुट आता है कंप्यूटर के पास, तो वो इनपुट कहाँ जाएगा? वो इनपुट कहाँ जाएगा? मेमोरी के पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा, कि आउटपुट पे जाएगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। और कंट्रोल यूनिट उसकी पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट, एंड दैट इज ओनली द रीजन व्हाई द होल सोल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, है ना। इसीलिए हम कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को बढ़ा दें, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सो देयर आर बहुत सारे सेलेरॉन, P4, P3,
ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंट्रोल यूनिट के, बहुत सारे कंट्रोल यूनिट्स आए और आज के समय में i7 चल रहा है। i7 की भी बहुत सारी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कई सारी जनरेशन है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अब बेटा किसी भी सिस्टम की जब आपको स्पीड देखनी हो, सीपीयू की स्पीड देखनी हो, तो जब भी सीपीयू लिखा स्पीड देखोगे तो आपको मैंने कल बताया था मेगाहर्ट्ज, है ना, स्पीड नापते हैं मेगाहर्ट्ज में। तो आप वहां देखेंगे कि उसकी मेगाहर्ट्ज लिखा रहता है 3.5 मेगाहर्ट्ज, 3.4 मेगाहर्ट्ज। तो जनरली जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो 3 to 5 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगाहर्ट्ज जब ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है या कम है। सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि वेदर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज लेस और मोर। ओके, अंडरस्टैंड? कंट्रोल यूनिट समझ में आया? नाउ कमिंग टू द मेमोरी एंड एएलयू। मेमोरी को अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है, अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। एएलयू मेमोरी मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो भी फंक्शंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं या मैथ्स से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे एएलयू में परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सारी चीजें परफॉर्म होती हैं एएलयू के अंदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मेमोरी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स। वन इज प्राइमरी मेमोरी and another is secondary memory. So what is primary memory? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जैसे सुना ना प्राइमरी विद्यालय और सेकेंडरी विद्यालय, क्या होता है बताओ? तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, रैंडम एक्सेस। फिर गड़बड़, कहाँ रैम रोम? हम तो पढ़ाए नहीं रैम रोम, पढ़ाए नहीं, तब फिर रैम रोम कहाँ से आ गया? मैं तो पूछ रहा हूँ प्राइमरी विद्यालय क्या होता है? प्राइमरी जो छोटे लेवल का होता है जहाँ पे ये बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ते हैं प्राइमरी। नहीं, प्राइमरी छोटे लेवल का नहीं, जो पहले यूज हो वो प्राइमरी है। यस सर, जो पहली क्लासेस पढ़ते हैं। आप स्टार्टिंग की क्लासेस किए बिना आप सेकेंडरी में नहीं जा सकते। आप क्लास 1-2 पढ़े बिना आप सेकेंडरी क्लासेस में नहीं जा सकते ना बेटा। तो प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर इनिशियली, जो कि पहले यूज हो। सेकेंडरी मेमोरी जो बाद में यूज हो। हाँ, प्राइमरी मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ इट्स बूटिंग, जब कंप्यूटर बूट होता है। अभी याद रखना टर्म बूट, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज बूट। कंप्यूटर जब बूट होता है उस समय कंप्यूटर बूट होता है यानी कि स्टार्ट होता है। देखो एक मजेदार बात बताता हूं, पंखा या बल्ब ऑन होता है कि हो जाता है? बल्ब ऑन हो जाता है, मगर कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन हो जाता नहीं, ऑन होता है। मतलब इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट एंड दैट टाइम इज कॉल्ड बूटिंग। दैट टाइम इज कॉल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को ही हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मींस स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। व्हाई? Because when computer is start, it gather lot of information together, it gather a lot of files together, and then it switch on itself. This process is known as booting of a computer. ठीक है? तो while booting के समय जब जो मेमोरी का इस्तेमाल होता है, that memory is known as primary memory. ठीक है बच्चा? जैसे देखो आप सो रहे हो, ठीक है, अपने आप को अगर आप लोग, और एग्जांपल, अगर आप सो रहे हैं और सो के आपको जब उठाया जाता है तो आप क्या तुरंत उठ जाते हैं? तुरंत उठ के तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं, इट टेक्स टाइम
थोड़ा सा आप उठते हैं, रिकवर होते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाँ सुबह हो गई, अब उठना चाहिए, या 10 बज गया, या 8 बज गया, या 6 बज गया, मुझको अब जाना है, ऑफिस जाना है, या स्कूल जाना है, या मुझे कोई काम करना है, या लेट हो रही है, अब उठ जाना चाहिए। तो आप धीरे धीरे उठते हैं, फिर यू स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। तो जब आप उठ रहे हैं तो क्या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? उस समय जो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी, दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी। अंडरस्टैंड? सो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर पहले यूज करता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप बाद में यूज करते हैं। ठीक है? जैसे देखो, जब आप उठेंगे, सोए हुए थे आप, जब सोकर आप उठे तो उसके बाद जब आप उठेंगे तो उसके बाद आप रिकॉल करेंगे कि अच्छा अब 10 बज गया, मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे जो है स्कूल जाना है। तो आपने रिकॉल किया, याद किया कि मुझे क्या करना है। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी थी जो कि आपके दिमाग में कहीं स्टोर थी। ठीक है? और ये नहीं स्टोर होती तो क्या करते, आप किसी से पूछते कि भाई अब क्या करना है, तो भाई मुंह धोना, उठ जाओ, नहा लो, फ्रेश हो जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि उठ गए, उसके बाद क्या करना नहीं पता। तो देयर मदर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, चलो बेटा उठ जाओ, मुंह धो लो, वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो, है ना? सो दैट इज, क्योंकि उनके सेकेंडरी मेमोरी में कुछ नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनकी सेकेंडरी मेमोरी कुछ नहीं है। अब हम, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी चीजें स्टोर हो चुकी हैं। तो सिमिलरली वो मेमोरी जो कंप्यूटर के ऑन होने के समय यूज की जाए उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जो मेमोरी कंप्यूटर के बूट होने के बाद यूज की जाए उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमें दो तरीके की होती है, एक रैम एंड दूसरा रोम। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड ओनली memory and random access memory. Okay children, so ROM is a read only memory, RAM is a random access memory. अब हम इसको और डीप में जाएंगे तो इसके भी रोम और रैम के भी टाइप होते हैं। ठीक है? चलिए, तो रैम और रोम को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसमें भी दो तरीके की होती है, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल। Movable and non-movable. Secondary memory is also of two types: movable memory and non-movable memory. Movable memory वो मेमोरी जो मूव हो सकती है। जैसे आपने अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर आपने कॉपी में नोट कर लिया, या मैंने कोई नोट्स दिया आपको, आपने उसको पेन पेंसिल से किसी डायरी में कहीं नोट कर लिया। सो दैट डायरी इज मूवेबल, वो डायरी आप किसी को भी दे सकते हैं। मगर अगर किसी चीज को आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है तो क्या वो आप दे सकते हैं किसी को? नहीं, यू कैन नॉट गिव दैट मेमोरी। सो दैट मेमोरी इज विद यू। जैसे आपका दिमाग जो है, जो आपका ब्रेन है, वो आपके साथ है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नोट करेंगे। सो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती है, ये फिक्स रहती है। इसको निकाल देंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जैसे आपका ब्रेन निकाल दिया जाए तो क्या आप काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर नॉन मूवेबल यानी हार्ड डिस्क को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारी चीजें इसी के अंदर स्टोर है। अंडरस्टैंड? इसको आप
मूव नहीं कर सकते, जबकि आपकी मूवेबल मेमोरी जो होती है ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ऑल स्टोरेज डिवाइसेस, ऑल स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। अब सीडी डीवीडी का तो जमाना चला गया। ये जितनी भी होती है ये मूवेबल है। पेन ड्राइव में आपने कोई भी गाना स्टोर किया, कोई भी वीडियो ली, कोई भी सॉन्ग लिया, आप कहीं भी कभी भी किसी भी कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, तो ये मूवेबल स्टोरेज है। ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ये मेमोरी आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी प्राइमरी मेमोरी एक्सेस है। अगर प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस नहीं है तो आप सेकेंडरी मेमोरी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा रहने दें और रैम निकाल दे तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, है ना। इसलिए प्राइमरी मेमोरी का होना जरूरी है, रैम और रोम का होना जरूरी है। बिना रैम और रोम के हमारी सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस नहीं होती है। चलिए, लेट अस सी सम मोर थिंग अबाउट रोम। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ volatile मेमोरी। याद रखिएगा, टर्म पूछता है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। देखो बेटा, हम पढ़ाते समय जो भी चीजें बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। इसलिए उन चीजों को आप पिन पॉइंट करके चलेंगे, अंडरलाइन करके चलेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे वोलाटाइल, रोम जो होती है वो वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है बेटा नॉन परमानेंट, जो परमानेंट नहीं हो, नॉट परमानेंट। जैसे नॉन परमानेंट, जैसे इसको ऐसे याद करो, जो स्प्रिट होती है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर आप यूज करते हैं ना, तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एक वोलाटाइल लिक्विड है। उसको आप गिरा दोगे तो उड़ जाएगा, है ना, रहेगा नहीं, वो उड़ जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं है, वो डिसअपियर हो जाएगा। सो वही होती है जो रोम होती है, वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब इट इज यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की रोम मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी बातों को सुनने और समझने के लिए। मैंने अभी डायग्राम बताया था, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट के बाद वो सीधे मेमोरी के पास जाता है। मेमोरी के पास जाता है, इसका मतलब कौन सी मेमोरी के पास जाता है? वो रोम के पास जाता है। रोम के पास जाता है, जो भी उसको काम दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, एक्सेस होता है। फिर जब हमको उसको सेव करना होता है, यानी उसको हमको परमानेंट करना होता है, तब हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो परमानेंट है, वोलाटाइल मेमोरी मतलब परमानेंट, ये परमानेंट होती है बेटा। यानी कि किसी भी चीज को जब हमें सेव करना होता है, तो जब हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को सेव, तो जब हम कंप्यूटर को सेव कमांड दिया जाता है, तो उस समय कंप्यूटर रैम का इस्तेमाल करके, रैम मेमोरी का इस्तेमाल करके उस मेमोरी को स्टोरेज में कन्वर्ट कर देता है और उसको हमेशा के लिए सेव कर देता है। अंडरस्टैंड? सो रैम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर मैंने अभी तुमको मैं सभी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, यस, मगर मैं 10 मिनट बाद आपसे कुछ पूछूं तो क्या करोगे आप? मैं आपसे पूछूं 10 मिनट बाद की मैंने जो भी कुछ पढ़ाया वो आप बताओ, आप बता लोगे? यस, आप बता लोगे। मगर मैं कहूं नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से बताओ जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो आप बताओ, तो आप बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। हाँ, ये तब आप कर पाओगे जब आप इसको याद कर लो, रट लो। अगर आप इसको मेमोराइज कर लो, तो मैंने कौन कौन सी लाइन लिखी थी, मैंने कौन कौन से वर्ड यूज किए थे, वो स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ बता लोगे अगर आप उसको मेमोराइज कर लो, देन ओनली। तो मेमोरी करने के लिए, यानी उसको आपको दिमाग में
स्टोर करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। बेटा देखो नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो मेमोरी जो एक्सेस करने का काम करती है, यानी ग्रहण करने का काम करती है। एक्सेस मतलब एक्सेप्ट करने का काम करती है। द मेमोरी विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द डेटा, किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज की जाती है, दैट मेमोरी इज नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो आई थिंक मेमोरी क्लियर हो गया। यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या होती हैं कंप्यूटर्स में? यूनिट्स हम यूज करते हैं ना, किलोबाइट, मेगाबाइट होता है ना। तो बताओ, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यूनिट इन कंप्यूटर्स में यूनिट क्या क्या होती हैं? 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, 1 किलोबाइट is equals to मेगाबाइट, ठीक है, किलोबाइट, एंड 1 गीगाबाइट के बाद क्या होता है बेटा? टेराबाइट, और टेराबाइट के बाद हेक्साबाइट भी होता है आगे। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 bytes, 1 megabyte is equals to 10,024 kilobyte, 1 gigabyte is equals to 1024, 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. Okay, चलिए, let us understand. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं, आप अच्छे कंप्यूटर टीचर से पूछोगे, ये बहुत टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये कहें कि सर मुझे 1 बाइट की फाइल बनानी, कैसे बनाएंगे, है ना? अगर किसी चीज को हम नापते हैं तो हमको उसको नापना आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए ना। तो ये तो यूनिट है। अगर मैंने कह दिया कि मुझे 1 किलोबाइट की फाइल बनानी, मुझे 2 किलोबाइट की फाइल बनानी, मुझे ऐसी फाइल बनानी है जो 2 किलोबाइट की हो, कैसे बनाएंगे? तो एक्चुअली समझो क्या होता है बाइट। 1 बाइट क्या होता है? 1 बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और 1 बाइट जो होता है 1 बिट के बराबर होता है, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। सो यूनिट, लेट अस अंडरस्टैंड द यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है माय डियर, बताओ? बताओ, यूनिट कहीं सुना है? कहीं सुना है यूनिट? कहाँ सुना है? सुना है पर याद नहीं आ रहा है। कहाँ सुना है? सोचो, कहाँ सुना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, वंस, टेंस, प्लेस। वंस को यूनिट कहते हैं। इकाई, दहाई, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई को यूनिट नहीं कहते हैं। सेल, बायो में पढ़ा होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यस सर, बायो में पढ़ा। हाँ, यूनिट ऑफ लाइफ। और नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं यूनिट? यूनिट जो होती है किसी भी चीज की सबसे छोटी पार्ट, किसी स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज यूनिट। यूनिट इज व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो कोई यही मेन चीज है बेटा। व्हाट इज डेफिनेशन? प्रगति, सॉरी, प्रगति, टेल मी। It's the smallest part. नहीं, व्हाट इज डेफिनेशन? आई एम आस्किंग, व्हाट इज डेफिनेशन?
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझिए बेटा, परिभाषा क्या होती है? यूनिट की सर। परिभाषा क्या होती है? अच्छा, परिभाषा क्या होती है? हाँ, सर, परिभाषा क्या किसी के बारे में विस्तृत जानकारी दें। वो विस्तृत जानकारी कैसी हो? सर समझ में आए? नहीं, परिभाषा वो होती है जब किसी चीज को आप डिफाइन करें और उसको इस तरह से डिफाइन करें कि वो एवरी प्रोस्पेक्ट, इट शुड बी राइट इन एवरी प्रोस्पेक्ट, वो हमेशा सही हो, हर तरह से सही हो। वो फिजिक्स के हिसाब से सोचे, कंप्यूटर के हिसाब से सोचे, इंग्लिश के हिसाब से सोचे, एनी हाउ आप सोचे, वो सही होना चाहिए। दैट इज यूनिट, सॉरी दैट इज डेफिनेशन। दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए मतलब किसी भी चीज को डिफाइन करो तो वो हर तरह से सही हो, फिजिक्स के हिसाब से, इन एवरी प्रोस्पेक्ट। तभी तो आपने देखा होगा, हमने लॉज दिए हैं बहुत सारे, केमिस्ट्रीज में लॉज दिए हैं और उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है? फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अरे भाई, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कैसे हो गया? क्योंकि डेफिनेशन तभी सही होती है जब उसका सभी प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो वो सही। और बेटा, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग कंप्यूटर, बट द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग टू स्टडी कंप्यूटर, दैट इज इंग्लिश। समझ में आ रहा है? आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर, मगर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो है भाषा इंग्लिश। तो इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश में यूनिट का अर्थ क्या होता है? डिक्शनरी में खोजो। इंग्लिश मतलब यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब एक, जो सबसे छोटा हो। वन एंटाइटी, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। अब स्मॉलेस्ट पार्ट किसका? किसी भी चीज का, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं। हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्ट कहाँ हो जाएगा। हम बॉडी की बात करेंगे तो सेल स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा। हम लाइट की बात करेंगे तो हर चीज की स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ही होगा, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वही उसकी यूनिट होगी। समझ में आया? जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वही उसकी यूनिट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट क्या है? क्योंकि कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट होगा वही उसकी यूनिट होगी, है ना? तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट क्या है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक बाइट क्या होता है। हाँ, एक बाइट क्या होता है, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर में सबसे छोटा क्या होता है। बताओ, व्हाट इज स्मॉलेस्ट? बाइट। नहीं, बाइट तो हमें पता ही नहीं। व्हाट इज बाइट? बाइट तो पता ही नहीं बेटा। आता है बाइट? नहीं। पता है तुम्हें बाइट क्या है? नहीं ना, छोड़ दो बाइट को। अब ये सोचो कि कंप्यूटर में सबसे छोटा क्या है। जैसे कंप्यूटर में छोटा, कंप्यूटर में हम क्या काम करते हैं? लिखने पढ़ने का काम करते हैं ना। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी क्या चीज हो सकती है? माउस होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा ये तो माउस के दिमाग में है। कीबोर्ड तो उससे बड़ा हो जा रहा है। Yes. नहीं नहीं, ये तो हार्डवेयर हो गया। ये तो हार्डवेयर हो गया ना, हार्डवेयर हो गया। देखो बेटा, कंप्यूटर में हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं, तो सोचो कंप्यूटर में सबसे छोटा क्या होगा? सोचो, थिंक थिंक थिंक। मैं बताऊं? वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब समझी? एक अक्षर। एक अक्षर। हम ए लिखेंगे, आधा ए लिखेंगे क्या? नहीं। बी लिखेंगे, आधा बी लिखेंगे क्या? नहीं। तो ए बी सी 1 2 3 इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फुल स्टॉप, यही तो सबसे छोटा हुआ। यस सर, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अभी समझ में आया? देखो, क्योंकि तुम्हें पता चला कि इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो तुमने हिंदी से इसको कोरिलेट कर दिया। अभी समझ में आया कि कंप्यूटर में हम काम ही करते हैं। कोई भी चीज करोगे तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे, हम ABCD लिखेंगे, तो सबसे छोटी कोई भी चीज क्या हुई? ए हुआ, ई हुआ, है ना? इससे छोटा तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, तो एक कैरेक्टर ही सबसे छोटा था, क्योंकि कंप्यूटर में हम कोई भी कैरेक्टर, आधा कैरेक्टर नहीं लिखते हैं।
जो भी कैरेक्टर लिखते हैं वो फुल कैरेक्टर लिखेंगे, या तो ए लिखेंगे, या तो बी लिखेंगे, या सी लिखेंगे, या 1 लिखेंगे, या 2 लिखेंगे, या इक्वल टू लिखेंगे, आधा तो लिखेंगे नहीं। सो 1 कैरेक्टर यानी 1 बाइट जो होता है वो एक कैरेक्टर होता है। समझ में आया? यानी अब तुमसे ये कहें कि बेटा 1 बाइट की फाइल बनाओ तो क्या करोगी? एक फाइल बनाओगी जिसमें 1 कैरेक्टर लिख दोगी, है ना? एक फाइल हम बनाएंगे जिसमें 1 कैरेक्टर लिख देंगे तो वो फाइल 1 बाइट की हो जाएगी, ठीक है? मगर प्रैक्टिकली इसको अगर करके चेक करोगी तो ऐसा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली हम सबसे छोटा सिंपल सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम नोटपैड कहते हैं, नोटपैड में अगर हम फाइल बनाएंगे, अगर 1 अक्षर भी लिखेंगे तो वो 1 किलोबाइट की फाइल बनेगी। कितनी बनेगी? 1 किलोबाइट। हाँ, 1 किलोबाइट, कम से कम इतने किलोबाइट की तो फाइल बनेगी ही बनेगी, है ना? इतनी छोटी बाइट बनती है 1 किलोबाइट क्या? तो हमको इसको अगर हम डॉस में चेक करें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस में अगर हम चेक करेंगे तो डॉस में प्रैक्टिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 कैरेक्टर लिखने पर उस फाइल की साइज जो होगी वो 1 बाइट की होगी। अंडरस्टैंड? अब 1 बाइट 8 बिट का बना होता है, तो 1 कैरेक्टर जो होता है बेटा, अब इसको और थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। जो 1 कैरेक्टर होता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे ए है, वो आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को समझता है, तो 0 और 1 के 8 अक्षरों के कॉम्बिनेशन से 8 सेट ऑफ 0 एंड 1, 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है? हाउ मेनी? 1 2 3 4, यानी 8 कैरेक्टर हुए ना ये। तो ये मिलकर बनेगा ए, ये पूरा मिलकर बनेगा ए। सो ए के अंदर 0 और 1 के 8 सेट होते हैं। 0 और 1 का एक सेट होता है, और वो एक सेट जो होता है 0 और 1 के 8 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। 0 और 1 0 1 0 1 कितने हैं? 8 हैं, 8 डिजिट, ठीक? इससे मिलकर बना हुआ है। सो दैट इज ये 8 बिट कहलाया, इसलिए हम इसको कहते हैं 8 बिट। अब मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि 1 बाइट क्या होता है, 1 बिट क्या होता है। समझ में आ रहा है? सो इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स। जब भी हम कंप्यूटर, आप अंदाजा लगाओ कंप्यूटर कितना तेज काम करता है। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को हम ए लिखते हैं, कंप्यूटर पे जब हम ए लिखते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर को इतना कैरेक्टर जाता है। हाँ, सोचो इतने कैरेक्टर्स जाते हैं कंप्यूटर के पास ए लिखने पर। हम तो ए लिखते ही नहीं, हम तो बहुत सारी चीजें लिखते हैं एक साथ। तो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास जाता है, तो कंप्यूटर इसको स्क्रीन पर प्रिंट करने पर कितना समय लगाता है? कुछ माइक्रो सेकेंड्स, सेकेंड से भी कम सेकेंड्स लगते हैं इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले होने पर, और बहुत जल्दी हमको डिस्प्ले मिल जाता है। तो हम आप अंदाजा लगाएं कि कंप्यूटर की स्पीड कितना तेज होता है, कंप्यूटर कितना एक्यूरेट और कितना स्पीड के साथ काम करता है। Today this much only. Tomorrow we'll go further and tomorrow we'll study some more interesting thing. Okay then, bye bye, take care, thank you.